जीएसटी वाहनों पर इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी बैठक में बड़ा फैसला। जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% की गई। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर की दर 18% से घटाकर होंगी 5%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। मुठभेड़ में जैश के टॉप आतंकवादी मुन्ना लाहौरी समेत 2 आतंकवादी ढेर। कुपवाड़ा में पाक सेना ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, 1 जवान शहीद। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश रुकी, शहर की रफ्तार थमी। ट्रैक पर पानी भरने के कारण बदलापुर वंगनी के बीच महालक्ष्मी एक्सप्रेस फंसी। 700 में से 500 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। राहत एवं बचाव कार्य के लिए आरपीएफ, एनडीआरएफ और नेवी के हेलीकॉप्टर मौके पर, स्थिति नियंत्रण में। ईडी ने मोहन कुरैशी और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले में जांच के लिए सतीश बाबू सना को किया गिरफ्तार। सतीश को दिल्ली की विशेष अदालत में किया गया पेश। भारत ने ब्रिक्स बैठक में आतंकवाद से मुकाबला और बहुपक्षीय निकायों में सुधार पर दिया जोर। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने खुद को नहीं ढाला तो इसकी विश्वसनीयता और वैधता दोनों पर आएगी आंच। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। उच्चाधिकार प्राप्त जीएसटी परिषद ने आज इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% करने का फैसला किया है। यह फैसला 1 अगस्त से प्रभावी होगा। जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी वस्तु एवं सेवा कर 18% से घटाकर 5% कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक बसें किराए पर लेने के लिए जीएसटी छूट में भी मंजूरी दी है। और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता अजय मिश्र से। अजय, अगर देखें तो जिस तरीके से बसों पे और इलेक्ट्रिक वाहनों पर और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर, इन सब पे बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कितना प्रभावकारी होगा, कितना दूरगामी होगा ये फैसला? देखिए, इस बात का फैसला बजट में लिया जा चुका था कि जीएसटी काउंसिल को इस बात पर तय करना चाहिए कि जो मिशन सरकार ने तय किया है कि अब देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना है, भारत को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। उसके लिए सबसे बड़ा कदम यह है कि उस पर जो टैक्स की दरें हैं उसको अट्रैक्टिव बनाई जाएँ। अभी जब आप और हम जाते हैं बाजार में पेट्रोल और डीजल की कार खरीदने के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा 28% के स्लैब पे जीएसटी लगता है। अभी जो आज फैसला लिया गया है उसके अनुसार अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल 1 अगस्त के बाद कोई खरीदेंगे तो आपको 12% की जगह केवल 5% देना होगा। यानी अब उसको एक मास अफोर्डेबिलिटी वाले दायरे में लाया गया है। आपको ध्यान रखना होगा कि जीएसटी में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर अभी भी 12%, 18%, 28% का स्लैब लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को 5% के दायरे में रखना ये दिखाता है कि सरकार की ये सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। दूसरी बात ये कि अभी जो हिस्सेदारी है हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की पूरे इकोसिस्टम में वो केवल 0.06% है। चीन की बात करें वो 2% है। नॉर्वे जैसा जो देश है वो 39% पूरा हिस्सेदारी रखता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की। तो अब ये कोशिश की जाएगी कि जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें, जिससे उनकी जो बिक्री है उसके ऊपर उनको भी फ़ायदा मिले। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, जो कंज्यूमर है उसके लिहाज से, और आने वाले दिनों में जो पर्यावरण पर असर पड़ता है डीजल और पेट्रोल का नकारात्मक, उसको कम करने की दिशा में आज के जो फैसले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। निश्चित तौर से बेहद दूरगामी इसके परिणाम होंगे। और अगर देखें जिस तरीके से केंद्र सरकार की पूरी योजना और केंद्र सरकार का फोकस रहता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, जो हमारी परंपरागत ऊर्जा निर्भरता है वो कम हो, उस दिशा में भी ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। हाँ, और मुझे लगता है कि जो बात छूट गई वो ये कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, अब वो जब इलेक्ट्रिकल बसेस का टेंडर निकालेंगे कि तो उनको जीएसटी बिल्कुल नहीं अदा करना होगा।
बिल्कुल शून्य यानी जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। तो अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे जिस तरह से 1000 बसों का इलेक्ट्रिक बस खरीदने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। 2022 या 2024 तक जो हैदराबाद है, अहमदाबाद है, उत्तर प्रदेश के कुछ शहर हैं, वहाँ से आपको ऐसे बड़े पैमाने पर टेंडर फ्लोट होते हुए दिखाएंगे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को शामिल करने पर ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई देंगे। तो जब मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए इसका इस्तेमाल होगा और वहाँ पर जीएसटी बिल्कुल ज़ीरो होगा तो आने जाने की जो लागत है उसमें भी कमी आएगी। और अगर पैसेंजर व्हीकल में आपको याद होगा कि बजट में एक प्रावधान ये किया गया था, अगर आप इलेक्ट्रिकल गाड़ी खरीदते हैं बिजली से चलने वाली, तो आपको अगर लोन लेते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का रियायत दी जाएगी ब्याज में, जिस तरह से आपको होम लोन पे मिलती है। तो कोशिश की जा रही है कि हर तरह के जो जिन सेगमेंट्स का आपने जिक्र किया, जिसमें बसेस भी हैं, 2 व्हीलर्स भी हैं, 3 व्हीलर्स भी हैं और कार भी हैं, पैसेंजर कार्स भी हैं, तो इन चारों को साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, उसके साथ साथ जो बैटरियां हैं वो इंपोर्ट ना हो, देश में ही बने, उसको लेकर के, और स्किलिंग की जाए यानी ग्रीन जॉब्स पैदा किए जाएँ, उसको लेकर के ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको पॉलिसीज़ के जरिए बजट पेश होने के कुछ ही हफ्तों के भीतर में ये जो फैसला दिखाता है कि ये सब बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इस देश का एक बहुत बड़ा मिशन होगा और एक बड़ा सनराइज सेक्टर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय मिश्र हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। और जम्मू कश्मीर में आज तड़के सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने जैश के टॉप आतंकवादी मुन्ना लाहौरी को ढेर कर दिया। मुन्ना लाहौरी का ताल्लुक पाकिस्तान से है। इसके अलावा मुन्ना लाहौरी के साथ सुरक्षा बलों ने एक और आतंकवादी को ढेर कर दिया। मुन्ना लाहौरी युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने का काम करता था। आज सुबह सुरक्षा बलों को शोपियान के एक आवासीय परिसर में आतंकवादी के छिपे होने की जानकारी मिली और इसके बाद सुरक्षा बलों ने इमारत को घेर लिया। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई जो अभी तक जारी है। एहतियातन इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मच्छिल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। आज सवेरे पाकिस्तानी रेंजर्स ने अचानक नियंत्रण रेखा पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में भारतीय सेना के एक जवान को गोली लगी और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसने वीरगति प्राप्त की। शहीद जवान 57 RR के लांस नायक राजेंद्र सिंह हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज सफदरजंग अस्पताल का निरीक्षण किया और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नए इमरजेंसी और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी मुआयना किया। केंद्रीय मंत्री ने आज सफदरजंग अस्पताल में बुजुर्गों के लिए विशेष ओपीडी का भी शुभारंभ किया। ये ओपीडी बुजुर्गों के लिए हर रविवार खुलेगी, जहां वृद्धावस्था से जुड़ी प्रमुख बीमारियों के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश के नए एम्स के अध्यक्षों के साथ आज 12 बजे निर्माण भवन में भी एक अहम बैठक की। बैठक में चिकित्सा शोध समेत अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा दौरे पर हैं और उन्होंने आज रोहतक का दौरा किया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जेपी नड्डा जैसे ही कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनको गदा भी भेंट की। इसी साल हरियाणा में होने वाले चुनाव के लिहाज से उनका ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। जेपी नड्डा रोहतक में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहां इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो।
स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना। उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुंबई के लोगों के लिए भारी बारिश एक बार फिर बड़ी समस्या का कारण बन चुकी है। भारी बारिश के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। बदलापुर और वांगनी के बीच महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रैक पर पानी भरने की वजह से कल शाम से अटकी हुई है। बचाव एवं राहत कार्य निरंतर जारी है और सभी आवश्यक सहायता पहुंचाई जा रही है। अंतिम सूचना मिलने तक रेलगाड़ी के 700 में से 500 यात्रियों को अनेक एजेंसियों के साझा प्रयासों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। राहत एवं बचाव कार्य में 7 टीम नेवी, भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर लगातार काम कर रहे हैं। स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और भारत सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे व्यक्तिगत रूप से बचाव कार्यों की निगरानी करें। मुख्यमंत्री ने भी फंसे हुए लोगों से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, सभी लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव के काम में एनडीआरएफ, सेना, नेवी, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, रेलवे और मंत्रालय मिलकर सबको बचाने का काम कर रहे हैं। आरपीएफ, सिटी पुलिस, एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर राहत एवं बचाव के कार्य में लगी हुई हैं। नेवी के हेलीकॉप्टर भी राहत एवं बचाव कार्य में पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। नेवी निगरानी भी कर रही कि यात्री कहीं भटक न जाए। फंसे हुए यात्रियों को बिस्किट और पानी और भोजन सामग्री भी वितरित की गई। नेवी का सीकिंग हेलीकॉप्टर एडवांस असेसमेंट पार्टी के रूप में तैनात किया गया है। पश्चिमी नौसेना कमांड स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है और राज्य प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में है ताकि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। और इस बीच सुबह से बारिश फिर मुंबई में हो रही है और इससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और अनेक उपनगरीय इलाकों में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है। भारी बारिश के साथ उल्लास नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण अंबरनाथ में जलभराव हो गया है। स्थिति के मद्देनजर 20 ट्रेनों को समाप्त कर दिया गया है, जबकि 2 को रद्द कर दिया गया है। बारिश की वजह से कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं, जो अपने निश्चित समय से करीब 1 घंटे की देरी से उड़ान भरेंगे। बारिश की वजह से 7 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 7 से 8 फ्लाइट्स का रूट डाइवर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई में आज के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में पुराने ढांचों और मकान की दीवार ढहने की आशंका बनी रहती है। और मुंबई की हालात और वहां पर हो रही बारिश और वहां पर चल रहे अन्य बचाव कार्यों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिशिर शेलार। शिशिर, सबसे पहले बात करेंगे महालक्ष्मी एक्सप्रेस की। यात्रियों को क्या कुछ सभी यात्रियों को अब तक निकाला जा चुका है या फिर क्या अभी वहां से निकाले जाने की लोगों की जो प्रक्रिया है, किस स्थिति में? बिल्कुल, देखिए अश्विनी, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। जो हमें आखिरी खबर मिली उसके मुताबिक तकरीबन 500 लोगों को जो है वहाँ से बचाया जा चुका है और सेफ जगह पर लेके यहाँ पर जा चुका है इंडिया की तरफ से। और बाद में उनको जो है बदलापुर स्टेशन, जो कि एक नज़दीकी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर हालांकि उन लोगों को लिया जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ से हालांकि ट्रेन सर्विसेज शुरू है, तो वहाँ से लोग अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। जहाँ तक बात करें रेलवे की, हालांकि कल रात को ये जब ट्रेन फंसी थी तब से लेकर अब तक इस पूरी स्थिति पर सरकार द्वारा नियंत्रण था। हालांकि लोग वहां पर पहुंच नहीं पा रहे थे और ऑफिशियल्स थे वहां पर पहुंच नहीं पा रहे थे, क्योंकि जहां भी ये ट्रेन फंसी थी तकरीबन मुंबई से काफ़ी दूर इलाका है। ये तकरीबन 80-90 किलोमीटर का दूर ये इलाका है और 2 स्टेशन के बीच में चूंकि ये ट्रेन फंसी थी और वहाँ पर जाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। हालांकि यहाँ पे कोई रोड कनेक्टिविटी ट्रैक के पास नहीं थी और साथ ही साथ ट्रैक पर अगर देखा जाए पूरी तरह से पानी भरा था। इसीलिए कहीं ना कहीं मुशक्कत करनी पड़ी जो ऑफिशियल्स थे, जो एनडीआरएफ टीम थी, उनको वहाँ पहुँचने के लिए। चूँकि अब एनडीआरएफ टीम
वहाँ पहुँच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अगर देखा जाए पिछले 2 घंटे में ही 500 से ज़्यादा लोग वहाँ से निकाला गया है, सेफ जगह पर लेके गया है। लेकिन साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीमों के साथ साथ यहाँ पर बात करें तो नेवी ने हेलीकॉप्टर भी सेंड किया वहाँ पर। साथ ही साथ जो लोकल पुलिस अथॉरिटी है, फायर ब्रिगेड की टीम्स वहाँ पर पहुँच चुकी है। खाने का सामान उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, साथ ही साथ पीने के लिए पानी मुहैया करा दिया। और साथ ही साथ कल हालांकि जब ये ट्रेन फंसी थी तब से लेकर जो वहाँ पे यात्रीगण जो फंसे थे उनको हालांकि प्रशासन की तरफ से वार्निंग दी जा रही थी कि वो पानी ट्रेन के बाहर ना आ जाए, क्योंकि अगर ट्रेन का अगर मुआयना करेंगे तो दोनों तरफ ट्रेन के जो है पानी जलभराव दिखेगा आपको, चूँकि उल्लास नदी जो है पूरे उफान पर थी। ऐसे में जो है दोनों तरफ ट्रेन के ट्रैक के दोनों तरफ पानी था। हालांकि ट्रैक थोड़ा ऊपर होने के कारण जो है अगर देखा जाए तो ट्रेन में पानी नहीं घुसा था। हालांकि उसके बाद अगर देखा जाए, अब इस वक्त देखा जाए मुंबई की स्थिति भी देखी जाए तो मुंबई में बारिश सुबह से हालांकि थम चुकी है। जो लो लाइंग एरियाज थे वहाँ से पानी हट चुका है। और जहाँ तक बात करें हम एडजनिंग एरियाज की, चाहे वो थाना का इलाका हो, भिवंडी हो, रायगढ़ हो, या फिर कोंकण का अगर बेल्ट हम बात करें, रत्नागिरी का इलाका हो, यहाँ पर आने वाले 48 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना जताई है मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट। और इसीलिए प्रशासन ने भी ये एडवाइजरी जारी की है। जितने भी ज़िले हैं, जिला स्तर पर ये एडवाइजरी जारी की है कि वो सतर्क रहे, किसी भी प्रकार की कोताही ना बरते। लेकिन साथ ही साथ जो एरियाज़ है, हालांकि आज की अगर हम बात करें तो हालांकि कल से लेकर अब तक अगर देखा है सबसे ज़्यादा बारिश जो है मुंबई के एडजनिंग एरियाज़ में हुई है। फिर चाहे वो थाने डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, पालघर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, या फिर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें। हालांकि जो ट्रेन अब इस वक्त स्टक हुई है, देखा जाए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी है, लेकिन कुछ ही घंटों में शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो सकता है। लोगों को जो है वहाँ से सेफ जगह पर इस वक्त एनडीआरएफ लेके जा रही है। शिशिर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, भारी से भारी बारिश की आशंका मुंबई में, क्या कुछ दिशा निर्देश, क्या कैसी प्रशासन की तैयारी, और अभी फिलहाल मौसम कहाँ है? बिल्कुल, हालांकि सुबह अगर मुंबई की हम बात करें तो मुंबई में सुबह से बारिश थम चुकी है। जहाँ तक कल रात की हम बात करें, कल शाम को मुंबई में काफ़ी वर्षा हुई थी और इसीलिए जो लो लाइंग एरियाज थे मुंबई के, वहाँ पर जलभराव की स्थिति ज़रूर थी। लेकिन सुबह के वक्त हालांकि पानी जो है वहाँ से निकल चुका है। कई जगह पर पंपिंग स्टेशन इंस्टॉल कर दिए थे बीएमसी ने, और इसीलिए उन जगह पर अब जलभराव की समस्या नहीं दिखाई दे रही है। तो मुंबई का अगर जीवन देखा जाए, खास तौर पर अगर व्हीकुलर मूवमेंट देखा जाए, तो उसमें किसी प्रकार की तकलीफ इस वक्त मुंबई वासियों के लिए नहीं है। हालांकि ट्रेन में इस वक्त तकलीफ ज़रूर है, क्योंकि वांगनी बदलापुर से जो ट्रेन मुंबई की तरफ आती है, या फिर यहाँ से जो ट्रेन मुंबई की ओर से वहाँ बदलापुर जाती है, उन ट्रेनों में अगर देखा जाए इस वक्त दिक्कत है। ट्रेन काफ़ी लेट है, तो वो एक दिक्कत पेश आ सकती है लोगों के लिए। लेकिन आने वाले समय में हालांकि प्रशासन की तरफ से भी वार्निंग जारी कर दी है लोगों के लिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो ही बाहर निकले, अदरवाइज घर से बाहर ना निकले। और साथ ही साथ जो कोस्टल, जैसे मैंने कहा कि कोस्टल बेल्ट है महाराष्ट्र का, चाहे फिर कोंकण का इलाका बात करें, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, पालघर, थाने, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हालांकि बारिश ज़्यादा हो सकती है। और इसीलिए वहाँ पर भी जो है वार्निंग सरकार की तरफ दी गई है और उनको कहा गया कि आप अलर्ट पे रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। और ईडी ने विवादित मांस निर्यातक मोइन कुरैशी और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में हैदराबाद के कारोबारी सना सतीश बाबू को गिरफ्तार किया है। सतीश बाबू को धन शोधन निवारण कानून PMLA की धाराओं के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया। सतीश बाबू की हिरासत की मांग करने के लिए उसे आज विशेष अदालत में पेश किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एजेंसी में नंबर 1 की हैसियत रखने वाले तत्कालीन CBI निदेशक आलोक वर्मा और नंबर 2 माने जाने वाले राकेश अस्थाना के बीच तनातनी के दौरान सतीश बाबू की ही शिकायत आने पर अपने पूर्व विशेष निदेशक अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर आपराधिक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ईडी ने 2017 में कुरैशी के खिलाफ धन शोधन निवारण कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। और अब खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज़। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने, जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी, अगर कभी उंगलियों की छाप
या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने रियो डी जेनेरो के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने और बहुपक्षीय निकायों और खासतौर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर दिया। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जनरल वीके सिंह ने ब्रिक्स सदस्यों के सभी प्रकार के आतंकवाद और आतंकवादी कृत्यों पर कार्रवाई करने का आह्वान किया। A great amount of work has been done in BRICS where counter-terrorism is concerned, and especially by Brazil in the last almost a year of its presidency. And terrorism is one issue which concerns everybody in the world. So we emphasize that. We also emphasize that restructuring of the United Nations as such, various organs, and to bring it in sync with the realities of the world today in terms of representations, in terms of how various regions who remain unrepresented as part of the Security Council structure. So we said that the BRICS needs to take this issue more positively. इस दौरान भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। During our bilateral meeting with the foreign minister, we also built up on this in terms of relationship between Brazil and India, how science and technology needs to be taken forward, how agricultural cooperation needs to be taken forward, how both India and Brazil can benefit from it, and we exchange views on how things are today in our neighborhood and in Brazil's neighborhood. We want to discuss more in depth our respective views of any international issues of concern to us, which is basically all, because both Brazil and India have a global presence. We want to go more in depth about security issues, about how we see the Middle East, how we see the question of Latin America and South America, multilateral trading system, WTO, reform of the WTO. We want to touch a little bit on all of those issues where both Brazil and India are key players. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज अपना 81वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीदों को याद किया। सीआरपीएफ के जवानों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि वे किसी भी अप्रिय घटना का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। स्थापना दिवस के मौके पर सीआरपीएफ के डीजी राजीव राय भटनागर ने ड्यूटी को अंजाम देते हुए अपने प्राण का न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को याद किया और उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि शहीदों के परिजनों को समय सीमा के अंदर सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति ने अप्रैल में वीर परिवार ऐप लॉन्च किया था। राष्ट्र की सेवा में अभी तक सीआरपीएफ के 2195 बहादुर जवानों और अधिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं उन सभी शहीदों
को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शहीदों के परिजन हमारे पुलिस बल परिवारों के अभिन्न अंग हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा सीआरपीएफ वीर परिवार नामक मोबाइल ऐप का शुभारंभ अभी किया गया था, जिससे कि हम शहीदों के आश्रितों के साथ लगातार जुड़े रहते हुए सुलभता से आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। भारतीय कुश्ती के महायोद्धा और विश्व नंबर 1 पहलवान बजरंग पूनिया ने सितंबर में कजाकिस्तान में आयोजित होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बजरंग ने पिछली 10 कुश्तियों में से 9 में जीत हासिल की है। बजरंग पूनिया ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि उनका लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। कुश्ती की विश्व चैंपियनशिप के लिए बजरंग पूनिया ने क्वालिफाई कर लिया है। उस वक्त वो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बजरंग, कैसे देखते हैं अब यहाँ से आपकी तैयारी क्या रहने वाली है वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर? देखिए, अभी ट्रायल में जीत के खुशी हुई है कि भाई हाँ, मैंने ट्रायल दी, उसमें मैंने क्वालिफाई किया वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और अभी टारगेट वर्ल्ड चैंपियनशिप है, क्योंकि पहला क्वालिफाई टूर्नामेंट है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि भाई इंजरी से बच के रहें और जो सामने मेजर टूर्नामेंट है उसकी हम पूरी तरह से तैयारी करें कि कोई गलती हमें वहाँ पे, क्योंकि हम 1 साल मिलेगा अगर हम वहाँ क्वालिफाई करते हैं तो 1 साल हमें ट्रेनिंग के लिए मिलेगा ओलंपिक के लिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पहले टूर्नामेंट में ओलंपिक क्वालिफाई करूँ और 1 साल मुझे लंबा समय मिले ओलंपिक की तैयारी के लिए। पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी तो आप फाइनल में आकर के आपको जापानी पहलवान के आगे हार का मुंह देखना पड़ा था। तो इस बार क्या कुछ तैयारी रहेगी, क्योंकि आपका कहा जाता है कि जो लेग डिफेंस है वो थोड़ा सा वहाँ पे आपको दिक्कत आती है, तो उसको किस तरह से इस बार इंप्रूव करने की कोशिश है? देखिए, उसी में लगे हुए हैं, क्योंकि मैं जितने भी पॉइंट देता हूँ लेग से ही देता हूँ और उसी में मेरे कोचेज हैं जो इंडिया टीम में हैं, जितने कोचेज, और मेरे पास पर्सनल कोच भी है। तो जितने भी हमारे कोचेज हैं सभी से एडवाइस लेता हूँ कि कैसे मैं लेग डिफेंस करूँ या यहाँ से अटैक करूँ, काउंटर करूँ। तो हर कोचेज से डिस्कस करके उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं कि भाई हम आगे जो टूर्नामेंट है ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप उसमें कोई गलती ना करें। ओलंपिक को लेकर के ये, क्योंकि पहला क्वालिफाइंग इवेंट भी होगा, तो क्या किसी तरह का कोई प्रेशर है इस समय फील कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी तरफ से फ्री माइंड होकर खेलता हूँ। जो मैं ट्रेनिंग करता हूँ मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि टूर्नामेंट में जो मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग में सीखा वो मैं टूर्नामेंट में करूँ। ये हम सब जानते हैं कि आप अपनी ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा समय देते हैं, 6-7 घंटे लगातार देते हैं। इसके अलावा क्या कुछ रणनीति आप मैच दर मैच बना रहे हैं? तो हमारी कमियाँ हम उन्हीं पे काम करते हैं ना कि सामने, हाँ, हम वहाँ पे जो क्योंकि रेसलिंग है उसमें सामने वाला भी तो तैयारी कर रहा है, क्या पता वो अपनी रेसलिंग चेंज कर रहा हो, तो वो हम मैट पे जाके डिसाइड होता है। जब हम हमारी कोशिश रहती है सामने वाले से गलती करवाएं और उस गलती का हम फ़ायदा उठा के पॉइंट हासिल करें। तो मेरी भी कोशिश ये है कि मैं कोई गलती ना करूँ और दूसरे सामने वाले रेसलर से गलती करवाऊँ। कोच योगेश्वर दत्त से लगातार टिप्स मिल रही होगी, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर टाइम फ़ोन पे या मैसेज में टच रहते हैं और जो भी रेसलिंग बाउट होती है उसके बारे में पूछते रहते हैं। हालांकि वर्ल्ड चैंपियनशिप है लेकिन ओलंपिक असली टारगेट है। बिल्कुल, देखिए हर खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक मेडल, और मेरा जो देशवासी मुझसे उम्मीद किए बैठे हैं कि भाई रेसलिंग में सिल्वर भी है और ब्रॉन्ज भी है, अभी गोल्ड की हमें दरकार है। तो मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, मैं बेस्ट करूँगा कि मैं देशवासियों की उम्मीदों को पूरा करूं। तो ये थे बजरंग पूनिया, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका जो टारगेट है वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने का है, लेकिन इसके लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक लेकर के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और निश्चित तौर से उम्मीद करेंगे कि सोने का तमगा हासिल भी करेंगे बजरंग पूनिया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।